नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। प्रदेश का प्रश्न में आज बात करेंगे नक्सलियों की। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया। पुलिस से मुठभेड़ में नक्सल संगठन के महासचिव बसव राजू समेत 27 हार्डकोर कैडर को ढेर किया गया है। नक्सल समस्या पर सुरक्षा बलों की इस बड़ी सफलता में मारे गए हार्डकोर नक्सलियों को लेकर कई कहानियां भी सामने आ रही है। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में 21 मई को हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सल चीफ बसव राजू की कहानी अब चर्चा में है। देश के सबसे घातक बगावती संगठन का मुखिया नंबल्ला केशव राव उर्फ बसव राजू कौन था, कैसे संगठन में जुड़ा, संगठन में आम कैडर से चीफ बनने तक की उसकी यात्रा की कहानियां पढ़ी, देखी और सुनी जा रही हैं। इसी मुठभेड़ में मारी गई बस्तर के एक आदिवासी लड़की मड़को उर्फ सरिता की भी कहानी सुनिए। नक्सलियों के खिलाफ अबूझमाड़ के जंगलों में हुई सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद अब मारे गए नक्सलियों के 100 ले जाने का सिलसिला जारी है और जो उनके परिजन हैं वो लगातार नारायणपुर मुख्यालय पहुंचने लगे हैं। हमने कुछ एक कहानी बताई थी कि कैसे तेलंगाना का एक परिवार आया था और उस परिवार के जो एक बेटे को जो है वो नक्सल संगठन में जुड़ गए थे। उनकी एक कहानी थी कि पढ़ाई करने के लिए निकले, पीजी करने के लिए, और उसके बाद संगठन से कब जुड़ गए परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन 2016-17 से वो संगठन में जुड़े हुए थे। अब छत्तीसगढ़ के ही जो नक्सल जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले जो वो मारे गए उनके भी परिजन पहुंचने लगे हैं। एक ऐसे ही परिजन पहुंचे हैं ओरछा से, जो नारायणपुर के ही ओरछा के रहने वाले हैं। उनके परिवार से भी एक सदस्य जो है वो मारे गए हैं। क्या नाम है वो जानते हैं। क्या किसको लेने आए हम आप? नाम मनको के सरिता, मनको घर का नाम मनको और पार्टी का नाम सरिता। घर का नाम मनको था और पार्टी का नाम सरिता था। हाँ, आप उनकी क्या लगती हैं? मैं मामा की बेटी आई हूँ। आप उनके मामा की बेटी हैं। कैसे सरिता कौन से गांव के रहने वाले हैं ओरछा के, और कैसे चले? मरका बेड़ा गांव के रहने वाले। आप भी वहीं रहते हैं? नहीं, बटुमपारा ओरछा में रहते हैं। अच्छा, सरिता कैसे जुड़ गई थी संगठन में, कुछ जानकारी है? वो तो धमकी दे नीला मने। कौन धमकी दिया था? अंदर वाले? ओ, क्या बोले थे? तो ये बेटी के नहीं दे जाल तो ये नीरा गाँव के चांद और जा खेती करो नहीं दूँ, जमीन नहीं दूँ बोला। तब उन बेटी सुन लिया और माँ बाप रो मैं जाएंगे बोल। उन्होंने कहा कि अगर एक बेटी को हमारे संगठन में नहीं दोगे तो आपको गांव में नहीं। कितने बच्चे थे उनके? अच्छा, सरिता के पिताजी का क्या नाम है? माता पिताजी का? हड़मो। क्या बोले, उनके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे थे। एक भाई 5 बहन। 30 साल की उम्र में मडको की मौत भले ही मुठभेड़ में पुलिस की गोली से हुई हो, लेकिन उसके स्वतंत्र जीने के अधिकार और सपनों की बेरहम हत्या 2 साल पहले ही नक्सलियों ने कर दी थी। अब इसी मुठभेड़ में मारी गई बस्तर की एक और आदिवासी लड़की की कहानी भी जान लीजिए। नाम जुगो उर्फ जमुना पोडियाम, उम्र 25 साल, पद PLGA कंपनी 7 की सदस्य, इनाम 8 लाख रुपए। क्या बोल रही? 7 साल हो गई थी बोल के बता रही। 7 साल से गए थे। कैसे चली गई थी? बाड़ा मत बात से गाइन जो पूछो कि तो केला ಕಲ್ತಚ್ಚ ಮತ್ತೋಡ್ ಗುಡಾನೋಡ್ ಬೆ ಮರ್ತ ಬೇಕಿ ದೊರಕು ಪತ ಸಲೆ ಮಯ್ಯೋ। मतलब इनका कहना है कि गांव में जो मंगनी होता नहीं सर, तो जबरानी लोग छोटी उम्र में करा रहे थे, शायद गुस्से के मारे में बिना बताए भग गई, ऐसा बता रहे हैं। फिर उसके बाद संगठन में चली गई। कब, कितने उम्र की थी वो? बेच वर्ष आस मत था। 10-12 साल की थी। हाँ, 10-12 साल। क्या नाम था घर का? जुगो। और अभी संगठन में क्या नाम था इनका? जमुना। मतलब चेंज नहीं हुआ था सर, जैसे घर में जुगो करके बुलाए थे तो स्कूल का नाम था जमुना। जमुना जी। कौन सी कक्षा में थी जब गई थी? 5वीं पास थी सर। 5वीं पढ़ी थी। और सगाई कब करा रहे थे? उसी समय, उसी उम्र में। इसलिए बिना बताए बग गई बोल के बता रहे हैं। इनका घर वालों का कहना है। हाँ, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कोटमेट्टा, थाना जांगला, जिला बीजापुर के रहने वाले। हाँ। और इनका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? पाली पुड़िया। तो जब संगठन में चली गई, ऐसी जानकारी थी पहले से आप लोगों की वहाँ चली गई हैं, या कोई भी संपर्क हुआ जाने के बाद? और अभी पता चले मत तले ईग में 1 साल बाद पता चला बोल उनका पिताजी का कहना। आइए ना, बताइए। 1 साल बाद कैसे पता चला?
वर्ष पता चले मत तो कूली तो आते न मतलब इनका कहना है कि कहीं काम हम करने के लिए गई होगी बोल के, फिर उन लोग गांव वाले शामिल करने के बाद जो संगठन के सदस्य जैसे होते हैं उन लोग बताए होंगे तेरे बेटी मतलब आपकी बेटी इधर चले गई है, ऐसा ऐसा है बोल के। नारायणपुर से एनडीटीवी के लिए कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो परिवार का एक सदस्य नक्सली गतिविधियों का हिस्सा बन जाता है। परिवार जो बाकी को अपने छोड़ के गया अपने पीछे, वो रो रहा है, बिलख रहा है, इंतजार में कि शायद कभी वापस आए। लेकिन सवाल इस पर यही है कि आखिर नक्सलियों की ये कैसी क्रांति है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। एमपी नथानियल रिटायर्ड आईजीपी सीआरपीएफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नक्सल मामलों के जानकार हैं। रघुवीर सिंह मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जुल्फिकार जी मैं आपकी की ओर आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से ताजा हालात हैं फिलहाल प्रदेश में नक्सलियों को लेकर मुठभेड़ लगातार जारी है, एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, डेडलाइन तय है और डेडलाइन के बीच नक्सली खौफ में है। फिलहाल ताजा स्थिति क्या है और महिलाओं के नक्सलियों में जुड़ने के आंकड़े भी काफी खतरनाक है। बिल्कुल ताजा स्थिति की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि बस्तर ही नहीं पूरे देश से माओवाद को मार्च 2026 तक खत्म कर देना है, उसी कड़ी में देखें तो एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंदरूनी इलाकों में 2024 की शुरुआत से ही चल रही है। या ये कहें कि छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं और बड़े बड़े एनकाउंटर हुए जिसमें माओवादियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और हाल में ही 21 तारीख को जो एनकाउंटर हुआ जिसमें बसव राजू मारा गया और उस के बाद ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों की जो कमर है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। हालांकि बसव राजू के मारे जाने के पहले कर्रुगुट्टा में जो एनकाउंटर हुए जिसमें 31 माओवादी मारे गए, उस दौरान से लगातार अगर हम देखें तो माओवादियों की तरफ से लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं और पत्र में शांति वार्ता की बात भी कही गई थी और पत्र में जानकारी भी अलग अलग तरीके की, आज भी जो पत्र जारी हुआ उसमें भी उन्होंने 21 तारीख की घटना का जिक्र किया। तो उससे ये समझा जा सकता है कि जो लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, उसमें जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है तो माओवादियों का जो संगठन है ये कह सकते हैं कि अभी की स्थिति में तितर बितर वाली स्थिति में है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीजीपी अरुण देव गौतम की, जिसमें मुख्यमंत्री भी थी, उन्होंने उस दौरान जो जानकारी दी थी कि जो अबूझमाड़ का इलाका है, अबूझ मतलब ऐसा जो जंगल जिसको जाना नहीं गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, वहां पे जाने के लिए सड़कें नहीं है, अगर कोई भी ऑपरेशन वहां पे चलाना है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। उस इलाके के जो लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का था, उधर करीब अब 1200 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र में जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं उनके कैंप वहां पे स्थापित कर दिए गए हैं और अभी 3800 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र बाकी है जिसे बहुत जल्दी ही उन इलाकों में कैंप स्थापित कर दिए जाएंगे। और लगातार अंदर जो कैंप स्थापित हो रहे हैं उसका नतीजा ये है कि माओवादियों की जो कमर है वो पूरी तरीके से लगभग टूटती हुई नजर आ रही है। और अब पहली बार माओवाद के इतिहास में जो बसव राजू की को मारा गया है, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को जो बड़ी सफलता मिली है। और हालांकि जो सुरक्षा बल कह रहे थे कि 27 माओवादी उस एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन जो पत्र माओवादियों ने दिया उसमें 28 माओवादी मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति यही कह सकते हैं कि माओवाद का जो लक्ष्य मार्च 2026 रखा है, हो सकता है कि उसके पहले बड़े माओवादी जो हैं वो मारे जाएं और जो दूसरे कैडर के लोग हैं वो सरेंडर कर दें, क्योंकि अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हों या वो खुद आत्मसमर्पण करें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। बिल्कुल, ये दो रास्ते हैं और इन्हीं दो रास्तों को सोचते हुए अब नक्सलियों में खलबली भी देखने को मिल रही है। लेकिन एमपी नथानियल साहब आपकी ओर आना चाहूंगी। नक्सली गतिविधि एक लंबी लड़ाई है और अब माना जा रहा है कि खत्म होने के कगार पर है, जो जल्दी ही खत्म हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच जो नक्सलियों के नियम सामने आ रहे हैं कि कितनी ज्यादा यातनाएं भी झेलनी पड़ती है जो नक्सली गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं, सवाल उससे यही बनता है कि आखिर ये क्रांति कैसी क्रांति है। नथानियल साहब। अच्छा, आप दोहराएंगे थोड़ा?
जी, सवाल सवाल मेरा ये है कि नक्सली गतिविधि अब एक लंबी लड़ाई जो कि अब खत्म होने को है, लेकिन कई तरह की अब इसमें जानकारी सामने आ रही है कि कई रूल्स जुड़े हुए हैं। महिलाओं की इसमें 60% भागीदारी होती है, नसबंदी कराई जाती है, परिवार बसाने का इन्हें हक नहीं होता है। इन तमाम रूल्स को सुनने के बाद लग रहा है कि आखिर ये कैसी क्रांति? अभी ये है कि पहले तो इनकी जो तादाद थी महिलाओं की वो करीबन 35-40% थी। अब जो है वो बढ़ के तकरीबन 70% माना जा रहा है। लेकिन यह है कि यही महिलाएं जो हैं यही दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं सरेंडर करने के लिए, क्योंकि हर महिला चाहती है कि वो अपने पति के साथ या किसी से भी शादी करके एक सेटल्ड लाइफ जिए वो, क्योंकि इनको मकान भी दिया जा रहा है, सरेंडर करने पे मकान दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है और भी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इस वजह से यही महिलाएं हैं जो कि दूसरे आदमियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो इनके साथ मिलके सरेंडर करें, और सरेंडर करने पे इनको बहुत बड़ा फायदा भी हो रहा है। अब यह है कि दो वहाँ पे खूंखार नक्सलाइट हैं जो कि हिडमा और देवाबार से हैं, ये दोनों अभी बचे हुए हैं। इन दोनों का अगर खात्मा हो जाता है फिर तो हम कह सकते हैं कि नक्सली का जो प्रॉब्लम है तकरीबन समाप्त हो ही गया है। लेकिन जब तक ये दोनों जो हैं जीवित हैं और इनके साथ कई और भी आदमी घूम रहे हैं तो इनको पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन के बाद ये तेलंगाना की तरफ भाग चुके हैं और तेलंगाना में भी वहाँ पर माओइस्ट एक्टिव हैं। उन्होंने कुछ ही दिन पहले 3 ग्रे हाउंड्स के कमांडोज को मार गिराया। तो इससे जो है साबित होता है जब कि ये सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, टॉक्स के लिए बोलते हैं, सीज फायर के लिए बोलते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो सीज फायर का जो अपील है या जो टॉक्स के लिए बोल रहे हैं, टॉक्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना बाय आर्म्ड रिवॉल्यूशन, तो वो तो हो नहीं सकता। तो पीस टॉक्स का कहाँ मतलब है यहाँ पे। तो इसलिए जब तक इन दोनों को नहीं पकड़ा जाता, और इनके साथ एक दामोदर भी है तीसरा, ये तीनों बड़े खूंखार नक्सलवादी हैं, इनको पकड़ना जरूरी है। और इनके साथ जो अलग अलग छोटे छोटे गुट में फैल गए हैं खासकर उस तरफ तेलंगाना में, तो जरूरी है इनके पीछे लगा जाए। और जो एक बार ऑपरेशन स्टार्ट किया है इनके पीछे लगातार रहना चाहिए ताकि इनको भागने का ज़्यादा कहीं मौका न मिले। उससे जो है इनको पकड़ा जा सकता है और नक्सलवादी तकरीबन समाप्त हो सकता है। अब आप ये देखें पिछले जो एनकाउंटर हुए इस साल जनवरी 21 से लेकर 21 मई तक तकरीबन 178 मारे गए माओइस्ट, जिसमें 148 मारे गए हैं, जिसमें 70 महिलाएं हैं। तो इससे जाहिर होता है कि काफ़ी तादाद में महिलाएं इनमें शामिल हैं और इनको ज़बरदस्ती कईयों को ले जाया गया है। या पहले इनका एक रिवाज था गोटुल का बस्तर में जी। तो उन दिनों ये लोग आराम से मिलते थे लड़कों के साथ, और उसके बाद जब ये माओइस्ट का प्रॉब्लम वहाँ शुरू हुआ तो उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती लड़कियों को ले जाना शुरू किया है, और कई तो चले भी जाते थे गरीबी की वजह से, और मजबूरन कई लोगों को उसमें ज्वाइन करना भी पड़ रहा था। तो अब जो है स्थिति काफ़ी बदल गई है। तो यही महिलाएं जो हैं ये प्रोत्साहित करेंगे दूसरे आदमियों को भी सरेंडर करने के लिए। बिल्कुल, और इससे कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर सुरक्षा बलों को भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रोत्साहित जब आदमी होंगे तो मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आएंगे और एक परिवार पूरा जुड़ेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सफलता ही होगी। रविंद्र उपाध्याय जी, आपके ओर आना चाहूंगी, क्योंकि आदमियों को प्रोत्साहित करती हैं ये महिलाएं, संख्या इनकी लेकिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जैसे कि अभी खुद बताते हुए नजर आए नथानियल साहब की इनके साथ ज़बरदस्ती इन्हें लेकर जाया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो उनके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता होगा और हमारे लिए कितना ज़्यादा ईजी हो सकता है उन्हें अपनी ओर वापस डाइवर्ट करने में। नहीं, देखिए ऐसा है, आपका प्रश्न सही अच्छा प्रश्न है ये, लेकिन क्या है ये जो आप बता रहे हैं चैलेंजिंग उनके लिए नहीं है। क्या है
जो आपने बताया ना क्रांति, नक्सल क्रांति, कोई क्रांति नहीं थी। ये तो मार्क्सवाद और साम्यवाद का घिनौना रूप था, एक शोषण का रूप था। शोषण, दमन, भय, आतंक, ये 4 चीजों के दम पर इन्हें नक्सलवाद का विस्तार किया। इसमें साम्यवाद और मार्क्सवाद की जो एथिक्स थे, ओरिजिनल एथिक्स, जिनके बारे में जो नैतिक मूल्य थे, जिन नैतिक मूल्यों को लेके ये बढ़े थे और लोगों के पास आए थे कि गांव के जो लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनका शोषण किया जाता है, अफसरशाही वहां लागू होती है और सियासत उनके साथ मदद नहीं करती, गांव के बड़े पूंजीपति लोग हैं उनका शोषण करते हैं। तो ये सब जो बातें लेके आए थे, ये बातें कहीं दूर दूर तक तो दिखाई नहीं। तो ये तो क्रांति तो हो ही नहीं सकती, क्रांति किसी भी तरह नहीं थी। और जहां तक महिलाओं को जोड़ने का बात है, तो क्या था कि ये संगठन में पहले जब मेल पर्सन थे तो इनको दिक्कत ये होती थी कि बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो गांव में जाते थे और गांव में जिन घरों में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो वहां की 2 महिलाएं, यदि कोई सीनियर है लड़की, तो जबरदस्ती, भय और दबाव से ये वहां से उनको लेके आते थे। अभी धीरे धीरे उनको मोल्ड करते थे, उनकी विचारधारा में अपने जोड़ लेते थे। उस विचारधारा से लड़की जो है राज्य के प्रति या शासन के प्रति जो विरोध में जाती थी, विरोध में आने के बाद वो हाथ में हथियार उठा लेती थी और वो फिर लड़ती थी, फिर उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता था। और होता क्या है कि आमतौर पर आदमी की, किसी भी आदमी की हमारे भारतवर्ष में, कि पुलिस के प्रति एक नेगेटिव इमेज होती है, फोर्स के प्रति एक नेगेटिव इमेज होती है। तो नेगेटिव इमेज के साथ वो लड़ तो सकते नहीं। तो जब ऐसे टाइम पर उनको एक नकली हथियार मिल जाता है, नकली वर्दी मिल जाती है, एक जंगल जमीन मिल जाती है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि वो जो नेगेटिविटी है, वो अंदर से जो भरा हुआ है भाव, गंदा वाला भाव, उस भाव को ये निकालते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो महिलाएं अपने साथ उभार के लेके आती थी। तो ये उसका एक कारण रहा, क्योंकि मैं खुद वहां इस क्षेत्र में रहा हूं। मैंने एक बार देखा था कि जब हम एक बार एनकाउंटर करने गए तो वहां से सब नक्सली भागे, एक बच्ची निकल गई थी, बच्ची थी करीब 15 साल की। जब मैंने उसको पूछा, थाने में बुलाया, बातचीत की, तो ये बात निकल के आई कि उस बच्ची का अपहरण किए हुए उनको 15 दिन हो गए थे। 15 दिन से बच्ची को अपहरण करके जंगल के घूम रहे थे और माता पिता इतने डरे हुए थे कि उनने किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं की थी, किसी इलाके में रिपोर्ट नहीं की। जब उनको मैंने पिता को बुलाया तो पिता ये डर के बोल रहा था, सर कि बच्ची को तो हमको आप दे दो, लेकिन मैं अपने गांव लेके नहीं जाऊंगा। गांव लेके जाऊंगा तो या तो इसको फिर ले जाएंगे या मर्डर कर देंगे, तो मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट करूंगा और मैं इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं करना चाहता। जबकि बच्ची के साथ बहुत ज्यादा शारीरिक शोषण हुआ था। तो माओवाद जो माओवाद था, ये साम्यवाद था। नक्सल क्रांति जो थी ये फर्जी थी, केवल भय आतंक का जो पर्याय था वही था, और भय आतंक का पर्याय खत्म हो रहा है। महिला वहां अब चूंकि जागृति आ गई है, हमारे इस तरह से जो सोशल मीडिया पहुंच रहा है, बिल्कुल, और वो अभी जानने लगी कि अब हमको इस संगठन से जोड़ना है, नहीं जोड़ना। अभी आपने जैसे अभी बताया, जुल्फिकार जी ने 2 लोग का इंटरव्यू अभी त्रिपाठी जी ने दिया, जो बताया कि 2 महिलाएं बेचारी, एक तो जो अपने घर में थी, उसको जबरदस्ती लगे कि घर में सबसे बड़ी मुखिया आपको एक बच्ची चाहिए, तो ले गए। एक बच्ची तो किसी मंगनी में गई थी और वहां से चली गई। तो इस तरह की सब हालातें हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से महिला वहां जुड़ी और इसलिए महिलाओं का परसेंटेज यानी कि उनके सामने परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर दी गई कि उनके पास कुछ ऑप्शन ही वहां पर निकलकर सामने नहीं आया। रघुवीर जी, आपकी ओर आना चाहूंगी सर, क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं कि अब नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, लेकिन एक यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जब भी मुठभेड़ होती है, जब भी लड़ाई होती है, महिलाओं को अगर आगे खड़ा कर दिया जाए तो जवानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसी सिचुएशन आती है सामने और उस दौरान कैसे एक्शन लिया जाता है? पहले तो सभी को नमस्कार, और एनडीटीवी पे मुझे जोड़ा, और साथ में जो रविंद्र उपाध्याय जी बैठे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। हम दोनों साथ में अविभाजित मध्य प्रदेश में खैरागढ़ में हम दोनों ने साथ में काम किया है। मैं वहाँ का एसडीओपी था, मेरी सर्विस की शुरुआत ही एक तरह से, और दोनों ने हम लोगों ने काफी उस एरिया में काम किया है और गाँव के लोगों के बीच में हम जाते भी थे, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थी। उस समय बहुत ही पीक पे था ये नक्सल समस्या। तो उस समय क्या था कि गांव में हम जाते थे तो लोग नक्सलियों के प्रति उन लोगों को बड़ी सहानुभूति थी। वो बोलते थे कि शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के शोषण के खिलाफ, जो आज धीरे धीरे परिस्थिति बदलती जा रही है। जैसा रविंद्र उपाध्याय जी बताते जा रहे हैं, बता रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था। तो अच्छी बात है कि धीरे धीरे उससे मोहभंग हो रहा है। उस समय हम लोग जरूर इस चीज को मानते थे कि ये शोषण कर रहे हैं लोगों का, और भय पैदा करके शोषण करते थे। और गांव में इनका इतना आतंक रहता था कि नक्सलियों के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, बिल्कुल भी। हम प्रयास करते थे, बहुत प्रयास करते थे, हम दोनों साथ में बेहद प्रयास करते थे, पर हमें कोई
भी एक भी मुखबिर वहां नहीं मिल पाता था, बहुत मुश्किल काम हो जाता था, क्योंकि गांव में हम बहुत जाते थे और महिलाओं का रहा, उनको एक ड्रेस का एक अट्रैक्शन रहता था उस समय, और उनके प्रमोशन का न जाने क्या क्या उनके सिस्टम बने हुए थे। अब तो मैं सेवानिवृत्त भी हो गया हूँ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग भी हो गया है। उस समय 1.5 साल खेरागढ़ में हम लोगों ने काफी काम किया वहाँ, तो ये पाया जाता था कि अट्रैक्शन बहुत था, और धीरे धीरे जो ये एनकाउंटर और गवर्नमेंट जो इसके लिए बहुत सजग होगी, इनकी कमर तोड़ने में लगी है, ये बहुत ही अच्छे वो है। और जो एनकाउंटर हुआ इसमें पुलिस की बड़ी सफलता के लिए पुलिस को भी बहुत बहुत बधाई। और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें अब धीरे धीरे ये सोशल मीडिया इनके माध्यम से जागृत किया जाए और महिलाओं को जागृत किया जाए। संख्या बढ़ती जा रही है, मुझे मालूम चला कि 57% ये संख्या हो गई, ये चिंताजनक है। और लगता है कि ये सब भय के कारण हो रहा है, कोई स्वेच्छा से उस बिल्कुल बिल्कुल। नथानियल साहब आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि यही सवाल मेरा आपसे भी होगा। जब महिला नक्सली जवानों के सामने आ जाती है, उस दौरान एक्शन क्या उसी तरह से लिया जाता है जब कोई पुरुष नक्सली भी सामने होता है, या फिर कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव किया जाता है? नहीं, जहाँ पर ऑपरेशन का सवाल है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब ऑपरेशन में फायरिंग शुरू हो जाती है तो जिसने पहले मार दिया तो फिर उसके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए वहां पर नहीं देखा जा सकता कि महिला है या पुरुष है जो फायरिंग कर रही है। तो महिला अगर हथियार बंद है और वो फायरिंग कर रही है तो ऑब्वियसली फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी फायरिंग करना ही पड़ेगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि महिला है या पुरुष है। वैसे ही जैसे पुरुष फायरिंग कर रहा है उसका जवाब भी कार्रवाई की जाती है, उसी तरह महिलाएं भी जब फायरिंग करती हैं तो जवाबी कार्रवाई उसी तरह से की जाएगी। बिल्कुल। क्या तो नक्सली इस बात का फायदा उठाते हैं? वो बेशक अपने तरह से सोचें कि उसका फायदा होता है, लेकिन एक बार फायरिंग शुरू हो गई है तो उसमें ये नहीं देखा जा सकता। अब आप देखिए, जो बसवराज था इसके साथ 12 तो महिलाएं थी जो उसके रिंग में थी, सिक्योरिटी रिंग में। तो अब बसवराज तक पहुंचने के लिए पहले इन 26 लोगों को तो खत्म करना पड़ेगा, और उसमें महिलाएं शामिल है। अगर हम ये सोचते कि महिलाएं इसीलिए फायरिंग ना करें फिर तो प्रॉब्लम हो जाता, बसवराज तक पहुंच भी ना पाते फिर, और उल्टा हमारे भी कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए एक बार ऑपरेशन शुरू हो गया है तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए और ना देखा जाता है कि पुरुष है या महिला है। और फायरिंग कार्रवाई जो होती है तो जवाबी कार्रवाई वैसे ही करनी पड़ती है जैसे पुरुष जब फायरिंग करता है उसी तरीके से। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उस दौरान जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक्शन लिया जाता है। हालांकि नक्सली जरूर इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो जाता है। जुल्फिकार, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि अब बदलाव की बयार बहने लगी है। एक के बाद एक जिस तरह से नक्सली संगठन खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वैसे वैसे अब विकास भी बढ़ता चला जा रहा है। लोगों का भरोसा भी सुरक्षा बलों पर, सरकार पर, प्रशासन पर बढ़ रहा है। अब हालात कैसे हैं यहाँ पर इसको लेकर? बस्तर के अंदरूनी इलाकों में हालात की बात की जाए तो पहले की जब परिस्थितियां थी, जब बस्तर के अंदरूनी इलाकों में माओवाद का जब प्रवेश हो रहा था तो उस दौरान जो माओवादी संगठन के जो लीडर यहाँ पे पहुंचे थे वो ये बोलते थे कि जल और जंगल और जमीन की लड़ाई है और आदिवासी शोषित हैं, उनके शोषण के खिलाफ उनको एकजुट होना है। तो उस पूरे कैडर को उन्होंने धीरे धीरे वहां पे तैयार किया। वहां के जो लड़के थे उनको अपने कैडर में भर्ती किया, लड़कियां थी उनको कैडर में भर्ती किया। और भर्ती होने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस समय पे अंदरूनी इलाकों में वो जो देखते आ रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस है, और पुलिस का किस तरीके से रुतबा होता है और उसके लिए बड़ी मेहनत, तो उस कैडर में ये लोग शामिल होते थे और उसके बहकावे में आ जाते थे कि ये उनकी खुद की लड़ाई है। और यही वजह है कि लड़कियां भी उस कैडर में शामिल होती थी और उनका कई अलग अलग जगहों पर लड़ाकों के तौर पर उपयोग तो होता था। उसके साथ साथ जो उनकी एक मंडली तैयार होती थी, जिससे ये कहें कि क्रांति गीत वगैरह गाने के लिए नाट्य मंडली जैसे तैयार करे, ताकि जो लड़के लड़ाके हैं माओवाद के, उनके मन में एक कट्टर भाव पैदा किए जाएं जल जंगल और जमीन की लड़ाई को कहकर। तब की परिस्थितियों में लगातार बढ़ता रहा, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में चले और बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, इसी साल अगर देखा जाए तो जितने माओवादी मारे गए हैं उसमें 40% से ज्यादा महिलाएं मारी गई हैं। मतलब ये साफ है कि माओवादियों के संगठन में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग बराबर की स्थिति में है, क्योंकि 40% महिलाओं का कहीं ना कहीं यहाँ पर लगभग बराबर की स्थिति देखने को मिल रही है।
जुल्फिकार। रविंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि अब काफी ज्यादा परिवर्तन हो चुका है। सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि बसव राजू का खात्मा हो गया है। बसव राजू के बाद अब कौन आगे बढ़ेगा, कौन कमान संभालेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। और इसके अलावा अब महिलाओं की भूमिका में क्या बदलाव कुछ किया जाएगा, क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि आंकड़े महिलाओं के बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी हम इस भ्रम में ना रहें कि नक्सलवाद खत्म होने की कगार पे आ गया। अगर ये ऐसा हम सोच रहे हैं तो ये भ्रम है। ये भ्रम इसलिए है कि क्या है, हम अभी जो भी लड़ रहे हैं नक्सलवाद के एक विंग से लड़ रहे हैं, वो है मिलिट्री विंग। अभी जो इनके सिंपैथाइजर जो हैं, जो इनको सिंपैथी देते हैं, जो इनको इनपुट देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, और जो अर्बन नक्सल है, अर्बन नक्सल खत्म नहीं हुआ। अर्बन नक्सल पे अभी पुलिस की चोट नहीं पहुंची, पुलिस की पकड़ नहीं पहुंची। अर्बन नक्सल अभी जिंदा है। और जो इनको इनपुट देते हैं, इंटेलिजेंस जो है इनका, इंटेलिजेंस में अभी तक पुलिस का छूता है, दूर है अभी। और इसी तरह जो महिलाएं इसमें आ रही हैं तो अब मुझे लगता है कि अब महिलाओं का प्रतिशत कम होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले जो महिलाएं होती थी, सुजाता वगैरह होती थी, बहुत प्रभावशाली लीडर थी, उन लोगों का सबका खात्मा हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो महिलाएं हैं उनके प्रतिशत तो गिरेगा, लेकिन अभी हमको इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि नक्सलवाद में एकदम गिरावट आ गई। अभी नक्सलवाद में अभी गिरावट आई है, ऐसा हमें पूरा मान के नहीं चलना चाहिए। हालांकि प्रयास तमाम किए जा रहे हैं। इनका मिलिट्री विंग को ही टच किया, मिलिट्री विंग को हम हतोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन इनका जो वास्तव में जो अर्बन नक्सल है, जो जहां से थिंक टैंकर है, वो लोग अभी हमारे पकड़ में नहीं है। एक आदमी केवल बसवराजू के मरने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। बसवराजू पकड़ बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिर्फ एक आदमी के मरने से हर एक गतिविधियां हैं वो शांत नहीं हो जाएगी और हर एक नक्सली है वो खत्म नहीं हो जाएगा। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ा कमी है और जिस तरह से अब नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तमाम प्रयास अपनाए जा रहे हैं, ये आने वाले समय में और क्या कुछ नजर आएगा इसके बाद ये इस पर भी नजर बनी रहेगी। और साथ ही साथ एक अहम चीज बताई गई, अर्बन नक्सल, उसको लेकर क्या कुछ एक्शन होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल, इस खास कार्यक्रम में इतना ही।